हेलो फ्रेंड, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यानी फाइनल एग्जाम के लिए यह आपके रिवीजन वीडियो है। ये आपके मॉडल पेपर जो जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें से लाया गया प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को लेके। तो जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए एक तरह से रामबाण साबित होने वाला है, महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, करा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, फिर करा उसकी फोकस दूरी होगी। एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है कि उसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या होगी। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वह आधी होती है वक्रता त्रिज्या की, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, यानी मैक्सिमम होता है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा कोई, तो ऐसा कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ऑटोमेटिक ही इससे कम होगा, निर्वात की अपेक्षा जो है वायु में प्रकाश की चाल कम होएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है। यानी पानी में जब देखिएगा हवा का जो बुलबुला होता है चमकीला दिखाई देगा, यानी चमकता है। तो इसका कारण क्या है, प्रकाश का क्या वहाँ पे हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है या परावर्तन हो रहा है या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है या फिर वर्ण विक्षेपण हो रहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आज का अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो माइनस लगने का मतलब ही है कि जब भी होगा तो दोनों अवतल होगा। अगर पॉजिटिव लग जाता प्लस, तो हम लोग कहते कि उत्तल होता। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा आपकी प्रकृति की जो बात है वो आपके हम बताए थे कि किसका क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन में माइनस लग गया लाइट में, तो समझ जाना है कि अवतल की बात कर रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि बताया गया प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। मस्तिष्क जो उत्तरदायी है ये किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए या शरीर को संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या इनमें से सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं किनको किनको आंसर याद है। बताया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। यानी किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु जो होती है वो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर निकट दृष्टि दोष में। किस दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। अगले प्रश्न है आज का दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा जो होती है वो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, विभव का एसआई मात्रक होता है। विभव का एसआई मात्रक, तो ऑप्शन बी में देखिए ओम दिया है। ओम आपके आर का मात्रक होता है, यानी रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। कूलाम दिया है ऑप्शन सी में, तो कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, कूलाम। ठीक है, फिर कह रहा है एम्पियर जो कि धारा की मात्रा होती है,
ये तो यानी तीनों यहाँ पे ऑप्शन छट गया है, तो ऑप्शन होगा कौन? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आज का दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कर रहा है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा गया है, बल्ब से प्रवाहित धारा का क्या मान होगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट न्यूमेरिकल है, आपको कोई यहाँ पे टफ न्यूमेरिकल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे समझिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आर का मान निकालेंगे। आर का मान कैसे निकलेगा? तो आर का मान जो होती है, एक फार्मूला है यहाँ पे देखिएगा, 100 वाट कहने का मतलब है कि पी का मान हम लोग को दिया गया है 100 वाट, 100 वाट। फिर कह रहा है एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट, वोल्ट हम लोग जानते ही हैं कि भी का मान दिया गया है यहाँ पे 250 वोल्ट। तो आर और भी और पी में एक रिलेशन में, ये तीनों रिलेशन में एक फार्मूला बनती है, आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर हम लोग को कितना दिया गया है? तो वी स्क्वायर यहाँ पे समझिएगा, वी स्क्वायर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो 250, तो 250 गुने 250 कर देंगे, बटा में पी का मान हम लोग 100 रख लेंगे, यानी कैंसिल कर देंगे, 625 हो जाएगा। ये हमारी आर का मान आया। अब आप लोग तो यहाँ से आई का मान ऑटोमेटिक निकाल दीजिएगा, फार्मूला पढ़े ही होंगे कि भी बराबर आई आर। इस फार्मूला को यूज करके हमारा भी पता है, आर पता है, आई का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है किनको। जिनको नहीं आएगा समझ में उनको हम सोल्व करके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। सभी लोग मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा, 7870153054। ये नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको सोल्व करके भेज दिया जाएगा, मैसेज कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है किसी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होती है वो यहाँ पे देखने पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में आर बराबर भी गुने आई, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आई और भी और आर तीनों चारों ऑप्शन देखिए, आई भी और आर में रिलेशन दिया गया है, यानी कहने का मतलब है कि भी बराबर आई आर जो फार्मूला होती है ओम्स लॉ से, इसी से रिलेट करके आपके बनाया गया फार्मूला है। तो आर का मान यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आर बराबर जो निकलती है वो भी बटा आई से निकलती है, यानी भी ऊपर रहता है आई नीचे रहता है, तभी हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आज का दोस्तों कह रहा है मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या। तो ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है, नाक कान ये सब आप जानते ही होंगे। अगले प्रश्न आज का चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, पूछा गया प्रश्न है, हमेशा पूछे जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पे आपको डायरेक्ट एस आई समझना है। तो एस आई में जो होती है वो वेबर होती है। अगर आपको सीजीएस पूछ देता कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक जो होती है वो मैक्सवेल होती है, वो जो होती है वो मैक्सवेल होती है सीजीएस में, लेकिन एस आई में आपको वेबर याद रखना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखिएगा। फिर कहा जा रहा है दोस्तों घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति होती है, यानी अल्टरनेट करंट की आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए वो कितनी होती है? तो आपको बताए थे कि वो आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 HZ होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, करा नहीं है तो लकड़ी, कोयला, गोबर गैस ये सब आप पढ़े होंगे कि जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, लेकिन ऑप्शन डी नजर आ रहा है नाभिकीय ऊर्जा, जो कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? कल ही बताए हैं कि यकृत से होता है, पीत रस जो होती है वो यकृत से स्रावित होती है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। इस्तेमाल इस्पात इस्पात का या पीतल का या नरम लोहा का या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरम लोहा की। यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग करते हैं। किस क्षार का? तो नरम लोहा का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा। 100 वाट आपसे कहने का मतलब है कि P का मान यहाँ पे दिया है 100 वाट। P का मान हमारा 100 वाट दिया है और 220 वोल्ट कहने का मतलब है ये भी दिया है। तो आपको R का मान पूछ रहा है। हम अभी बताएं कि V स्क्वायर बाई P होता है। V स्क्वायर का मान आप यहाँ पुट कर सकते हैं 220 गुने 220 बाई 100, यानी कैंसिल कितना आ जाएगा तो गुना कर लीजिएगा 484 ओम आ जाएगा। इस तरह का प्रश्न आपको पुटिंग द वैल्यू है, आप आराम से फार्मूला पे पुट करिए, आंसर ज्ञात हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रकाश की किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो आपको याद होना चाहिए सब क्वेश्चन की लाल जो होती है इसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है, लेकिन बैंगनी का कम होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा KClO3 को गर्म करने पर क्या होता है। O2 मुक्त होता है या CO2 मुक्त होता है या Cl2 मुक्त होता है या कोई नहीं। तो याद रखिएगा KClO3 को गर्म करने पर O2 जो होती है वो मुक्त होते हैं, यानी O2 को मुक्त होता है। अगला प्रश्न आज का है। कहा जा रहा है फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी। यानी फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में से कौन सी धातु है जो विस्थापित करेगी। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। जिंक जो होगी वो फेरस सल्फेट से लोहा को विस्थापित कर देगी, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेडेन। अगला प्रश्न आज का है एसिटिक अम्ल एक है। एसिटिक अम्ल जो है यह एक क्या है। प्रवर अम्ल है या निर्भर अम्ल है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल को यहाँ पे समझिएगा। एसिटिक अम्ल को एक और नाम से जानता है जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला कभी कभी आपको पूछ देगा कि एथेनोइक अम्ल का फार्मूला या एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल की जो फार्मूला होती है वो CH3COOH होती है। ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला आपको पूछ देता है कभी कभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्मल अम्ल होती है। एसिटिक अम्ल जो है यह एक निर्मल अम्ल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है बेकिंग सोडा का सूत्र कौन नहीं जानता होगा बाबू, सभी लोग जानते होंगे बेकिंग सोडा का सूत्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है पित्तल क्या है। पित्तल जो होती है वो क्या है। तो पित्तल एक मिश्र धातु होती है। पित्तल जो है यह एक मिश्र धातु है। आज का अगला प्रश्न कह रहा है एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वह क्या है। तो सोडियम को हम लोग चाकू को से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम को, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम। क्योंकि आपको तो क्वेश्चन में कहा है धातु, तो धातु जो है सोडियम है। जिसके अंत में UM आ जाए वो आपके धातु की गिनती में आते। ये आपके ट्रिक था, ठीक है। करा हेमाटाइट अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है। तो हेमाटाइट फेरस का अयस्क है, यानी लोहा का अयस्क है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हो जाएगा C6 का 1s² 2s² 2p2, यानी एस में जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पी में 2 हो जाएगा, यानी टोटल
6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अगला प्रश्न आज का है दोस्तों, एथीन के बहुलीकरण से बनता है। एथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? तो एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनाया जाता है। फिर कह रहा है बेंजीन का समान सूत्र। बेंजीन का समान सूत्र कौन नहीं जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि बेंजीन का समान सूत्र जो होता है उससे 6H6 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लाया गया प्रश्न। जिनको भी कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। और जिनको आंसर याद है सभी लोग बताएंगे कि 29 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर याद था। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और जो वीडियो पे पहली बार आया हो उस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर एक बार जरूर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।